नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो डीपीएसएम पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स को, डीयू में भी सिलेबस है और बाकी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो कि डीयू के सिलेबस को ही फॉलो करते हैं, तो इसीलिए बाकी यूनिवर्सिटीज में भी इस पेपर को पढ़ना है। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्ररी इंडिया, या कहीं कहीं कंटेम्प्ररी लिखा नहीं होता, सिलेबस सेम होता है। यहाँ मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में शो कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, राइट। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डीयू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे एक आपको नोट्स मिलेगा, फ्री नोट्स हैं, वहां पे आप पहले उसको डाउनलोड कीजिए, जिसमें राइट टू एडुकेशन दे रखा है, जिसमें राइट टू फूड दे रखा है। आप नीचे जाइए, फिर कुछ आर्टिकल्स हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर, फिर फॉरेस्ट ड्वेलिंग एक्ट पर कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं, आप उसको एक्सेस कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको अंत में बताऊंगा। दिस इज ओनली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि आपको वो सब क्वेश्चन आएगा नहीं तो क्यों टाइम बर्बाद कीजिएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये दो तो सिलेबस है। ये सिलेबस डीयू में पढ़ना है, इसको मैं टाइप 1 कहूंगा, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में यही कॉमन सिलेबस है। बट देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज आल्सो इन नॉर्थ ईस्ट एंड इन सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, देयर दे आर फॉलोइंग दिस सिलेबस। आई एम सेइंग दिस एज टाइप 2, मैं इसको टाइप 2 कहूंगा, राइट। तो दोनों सेम है 95%, देयर इज नो डिफरेंस। एक दो डिफरेंस है, जैसे यहाँ न्यू सोशल मूवमेंट्स नहीं पढ़ना, पर इसमें पढ़ना है। इसमें दे रखा है सोशल मूवमेंट मीनिंग एंड अप्रोचेस, इसमें मीनिंग एंड अप्रोचेस नहीं दे रखा। इसमें इन्वायरमेंटल मूवमेंट पढ़ना है, पीजेंट मूवमेंट नहीं पढ़ना। इसमें इन्वायरमेंटल मूवमेंट नहीं पढ़ना, पीजेंट मूवमेंट पढ़ना है, बस यही डिफरेंस है। और एक सिविल राइट मूवमेंट्स भी यहाँ पढ़ना है। तो न्यू सोशल मूवमेंट की जगह पे हमें ये सिविल राइट्स मूवमेंट्स दे दिया, तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दोनों सिलेबस के अलग अलग नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, आप उनको परचेस कर सकते हैं। ये सारे नोट्स जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सभी मेरे पास अवेलेबल हैं, प्राइसेस लिखी हुई हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बिजनेस व्हाट्सएप। तो आप इस पे व्हाट्सएप करके पे करके आप ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। अगर आपको लेना हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओनली जेन्युइन जो स्टूडेंट्स हैं जो लेना चाहते हैं सिर्फ वही टेक्स्ट करें, क्योंकि प्लीज मेरे पास टाइम नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं मेरी भी मजबूरी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि क्वेश्चंस कैसे सेट किए जाते हैं एग्जामिनेशन के। तो ये 90% कॉलेजेस में यही प्रोसेस चलता है, ओके। होता क्या है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जो एग्जाम डिपार्टमेंट होता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज का या किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, राइट, वो क्या करता है कि सिलेबस जो है, जो भी पेपर, मान लीजिए डीपीएसएम का मेरे को क्वेश्चन सेट कराना है, तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट डीपीएसएम का जो सिलेबस है, डीपीएसएम का सिलेबस जो है वो भेज देगा किसी प्रोफेसर के पास, जो कि उस सब्जेक्ट को उस ईयर में नहीं पढ़ा रहा है। अब वो जो प्रोफेसर है जिसके पास सिलेबस भेजा गया, वो मे भी हो सकता है कि उसी कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी का हो, या फिर डिफरेंट कॉलेज का भी हो सकता है। तो बस सिलेबस भेज दिया जाता है। प्रोफेसर्स क्या करते हैं कि एक बार बस वे सिलेबस को देख लेते हैं, सिलेबस का नाम पढ़ लेंगे पेपर का, कि अच्छा डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स ये पेपर का नाम है, तो सोशल मूवमेंट्स। अब उनको जानकारी होती है, प्रोफेसर तो ऐसे नहीं बने हुए, उनके पास नॉलेज है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नॉलेज तो होते ही है, भले उनको पढ़ाना कुछ कुछ को नहीं आता, बट नॉलेज होता है उनके पास। और कुछ कुछ के पास नहीं भी होता, ये भी सच्चाई है, बट मोस्ट ऑफ देम दे हैव द नॉलेज, राइट। तो वो बस पेपर का नाम देखेंगे और वे क्वेश्चन सेट करना शुरू कर देंगे एक बार ग्लांस देखकर सिलेबस का। इसीलिए आपने गौर किया होगा, या फिर आप एग्जाम देंगे तो गौर करेंगे कि कोई कोई जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब वो टॉपिक तो लिखे ही नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन आ गए हैं। जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज जो है, ये ड्यू वाला सिलेबस फॉलो करता है। यहाँ इन्वायरमेंटल मूवमेंट तो इनको नहीं पढ़ना, इस वाले पेपर में पढ़ना इन्वायरमेंटल मूवमेंट। लेकिन मैं अगर सेंट जेवियर्स कॉलेज के पेपर को दिखाऊं तो आप यहाँ देखिए, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स पर क्वेश्चन दे दिया। तो प्रोफेसर ने तो ये सोचा अच्छा सोशल मूवमेंट, तो उसके दिमाग में ये भी आया होगा अच्छा इन्वायरमेंटल मूवमेंट सोशल मूवमेंट, तो उसने दे दिया। क्योंकि उसने ध्यान से सिलेबस नहीं पढ़ा, कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ता, बिकॉज दे आर वेरी
मतलब बहुत कैजुअल होते हैं अपने एटीट्यूड में, सीरियसली पता नहीं क्या करते, या फिर टफ क्वेश्चन देना चाहते हैं। मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट ऐसा है। आप देखिएगा कि कहीं क्या स्टूडेंट मूवमेंट डीयू के सिलेबस में पढ़ना है, कहीं भी, दोनों में, कहीं कोई पेपर में नहीं पढ़ना। बट आप डीयू के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा प्रीवियस ईयर का, तो देयर दे हैव आस्क्ड अबाउट द स्टूडेंट मूवमेंट। अब इसके बारे में आप क्या करोगे? स्टूडेंट मूवमेंट के बारे में पूछ दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो हैं आपको मैं इसमें बताने वाला हूं कि आपको कैसे प्रॉपरली प्रिपरेशन करना है। अब ये वेरियस स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट, ये भी कहीं सिलेबस में नहीं दे रखा है ना, लेकिन क्वेश्चन आए इस पर, इसीलिए मैंने दोनों नोट्स में स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट को इंक्लूड कर दिया है। साथ ही साथ मीनिंग, अप्रोचेस भी मैंने दोनों नोट्स में इंक्लूड कर दिया है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता था। दूसरी बात, आपको पर यूनिट कहाँ कहाँ फोकस करना है, अब उस चीज पर हम चलते हैं। तो ये तो आप ग्लांस में देख सकते हैं, आप इस पूरे क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो ये तो आपके पास होने वाला है। अब यहाँ पे आप बात समझिए, स्टेट एंड प्लानिंग से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले, और इन क्वेश्चन में आपको लिखना क्या क्या है, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो स्टेट एंड प्लानिंग जो आपका टॉपिक है यूनिट नंबर 1 में, उसमें पहले क्वेश्चन ड्यू में पूछा जा चुका है कि डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, और इंडिया ने प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल को आफ्टर इंडिपेंडेंस क्यों चुना। ये सेंट जेवियर्स कॉलेज का ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है। मोस्टली जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर के बेस्ड पर ही क्वेश्चन सेट करते हैं। ओके, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट को के बारे में बताना है, और उसके बाद प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल को क्यों चुना गया। कुल मिलाकर यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग लिखना है कि भाई देश में गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतारने के लिए प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल यूएसएसआर के तर्ज पर चुना गया। ओके, साथ में आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, सब सारे नोट्स में मेंशन है कि प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल इसलिए चुना गया क्योंकि उस समय के हमारे जितने भी लीडर्स थे, अब लीडर्स ही तो डिसीजन लेंगे, नेहरू जी, पटेल, ओके, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जितने भी लोग थे, ये सोवियत मॉडल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और सोवियत मॉडल जो 5 ईयर प्लान, वहीं से कॉन्सेप्ट आया, उस पे काम करता था, है ना, लेनिन ने वहां पे शुरू किया था। तो ये जो प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल है, इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए यूएसएसआर से प्रभावित होकर। तो इसीलिए उन्होंने इसको ही चुना। बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण, तो आपको ये सब लिखना है इस आंसर में। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स में मेंशन किए गए हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेल्युएट। अब जहां जहां क्रिटिकली मीनिंग, जब वर्ड आता है तो क्रिटिकली का मतलब होता है कि आपको आंसर में किसी भी पॉइंट के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों दिखाने हैं। मतलब डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी से क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए। जब क्रिटिकली एग्जामिन कहते हैं या फिर क्रिटिकली इवेल्युएट कहते हैं, इस तरह क्वेश्चन में लिखा होता है, तो आपको वहां क्रिटिसिज्म तो देना ही देना है। और जब हम क्रिटिसिज्म कहते हैं तो क्रिटिसिज्म मतलब बुराई करना नहीं होता किसी भी चीज की। आलोचना जो होता है ना, आलोचना का मतलब उसको रैशनली उसको देखना। आप सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या अच्छाई है, और साथ ही साथ आप बुराई भी देखिए, आप दोनों चीज को लेकर चलिए साथ में। तो क्रिटिकली वर्ड का ये मतलब होता है। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे डिस्कस लिखा हुआ होता है, तो डिस्कस में बस उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना होता है। डिस्कस होता है, इलेबोरेट होता है, फिर इलिड्यू, फिर और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो ये सब वर्ड्स के आपको मीनिंग को भी समझना पड़ेगा। यहाँ भी क्रिटिकली असेस द प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया, तो सबसे पहले तो ये समझिए, ये 1991 के बाद का डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी पूछ रहा है। तो आपको 1991 के बाद का मतलब, इसमें कुल मिला के आपको एलपीजी के बारे में पूछ रहा है, आपको एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में लिखना है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में लिखना है। ठीक है, आपको इसमें ये नहीं लिखना कि क्यों न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया गया। ये फैक्टर्स नहीं पूछ रहा है, कॉज नहीं पूछ रहा है। जैसे मैं आपको नोट्स में आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अगर आप इसको देखिएगा,
तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आप देखिएगा तो क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया ये चीज लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है मेरे नोट्स में, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको मेनली क्या मेंशन करना है, तो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में आपको मेंशन करना है एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में शॉर्ट में, और कुछ कुछ 5 ईयर प्लान्स जो 1991 के बाद लाए गए हैं उसको मेंशन करना है। और क्वेश्चन एंड कर देना है लाकर नीति आयोग की। अब नीति आयोग बन चुका है और नीति आयोग ही अभी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को तैयार कर रहा है सरकार के तरफ से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को एंड करना है, तो इस तरह से आपको उसको लिखना है। उसके बाद है क्रिटिकली असेस द प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि किस तरह से प्लानिंग की शुरुआत हुई इंडिया में। सबसे पहले तो प्लानिंग का मतलब लिखना है, फिर प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिख देने हैं 1-1.5 पैरा में, ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्लानिंग प्रोसेस किस तरह से इंडिया में शुरू हुआ, सबसे पहले कौन सा प्लान लाया गया, बॉम्बे प्लान है, गांधीयन प्लान है, पीपल्स प्लान है, ओके, ये सब चीज के बारे में ज्यादा नहीं, 2-2 3-3 लाइन में लिखना है। फिर प्लानिंग प्रोसेस में प्लानिंग कमीशन का क्या रोल रहा, ये सब लिखकर ये क्वेश्चन को एंड कर देना है। फिर प्लानिंग कितना सक्सेसफुल रहा, प्लानिंग प्रोसेस क्या इसमें कमियां रही, ये सब चीजों को आपको लिखना है। मेनली आपको लिखना है कि प्लानिंग तो सही था पर उसको लागू करने में समस्या हुई, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हुआ। तो इसी चीज को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने सही से रोल नहीं प्ले किया इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, एंड दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। ये चीज आपको लिखना है। फिर उसके बाद डिस्कस सम ऑफ द मेजर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको इसमें लिखना है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, गरीब अमीर के बीच में बहुत बड़ी खाई थी। फिर लोग बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, बिलो पॉवर्टी लाइन हुआ करते थे, ये सब चीजें को आपको लिखना है। अनएम्प्लॉयमेंट था उस टाइम में, उस टाइम में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। तो ये सब चीजों को आपको लिखना है, और किस प्रकार से प्लानिंग का महत्व रहा इन चीजों को दूर करने में, इन चैलेंजेस से पार निकलने में किस प्रकार से रोल रहा हमारे प्लानिंग का। मतलब कुल मिला के प्लानिंग कमीशन के बारे में ही आपको इसमें लिखना है, बहुत डिटेल में नोट्स में मैंने दे रखा है। बस यहाँ आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिर उसके बाद वही जैसे मैंने बताया क्रिटिकली एग्जामिन, वही क्रिटिसिज्म यहाँ भी आपको मेंशन करना है। रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन इन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिटेल में मेरे नोट्स में है, मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा फिर से नोट्स वाला। तो ये इजी है मेरे ख्याल से, इसमें से तो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चन पे, इन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए। ये जो टॉपिक है इससे बाहर आप कुछ मत पढ़िए इसमें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है। फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, ये जो टॉपिक है इसमें आपको लिखना है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्या क्या ऐसी परिस्थितियां हुई जिससे इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए नोट्स फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, जो नोट्स हैं ये देखिए। तो यही सब फैक्टर्स हैं, सभी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया इसलिए लाना पड़ा क्योंकि भाई जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था उससे काफी उम्मीदें थी लोगों को, पब्लिक सेक्टर सही से काम नहीं कर रहा था, पब्लिक सेक्टर का एनपीए बहुत ज्यादा हाई हो गया था, सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया था, ये मैंने समझा रखा है यहाँ पे, इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपके समझने के लिए है। ये जो लाइन्स है यहाँ पे ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे मैंने लिखी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सही नहीं रहा था, मतलब हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहे थे, इंपोर्ट बहुत ज्यादा हमारा कंट्री कर रहा था। फिर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वह बहुत कम हो गया था। फिर सरकार पर बहुत ज्यादा कर्ज था। फिर बहुत ज्यादा महंगाई हो गई थी। फिर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी हम पे प्रेशर बनाया कि जब तक आप लोग सैप को लागू नहीं करते, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू नहीं करते, तब तक लोन नहीं देंगे। और लोन की सख्त जरूरत थी हमें। उसके बाद इंस्पिरेशन फ्रॉम चाइना एंड रशिया,
ये जो चाइना और रसिया जैसे जो सोशलिस्ट कंट्री थे, ये मेरा अपना पॉइंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सब पॉइंट्स कॉमन है, ये सब मैंने खुद से ही लिखा है, बट ये मेरा स्पेशली अपना पॉइंट है, राइट। ये दो 7 और 8 मैंने इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से सोचा है, बिकॉज मेरा इंटरनेशनल रिलेशन फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से। तो चाइना और रसिया पहले एक सोशलिस्ट कंट्री हुआ करते थे। जब चाइना और रसिया जैसे कंट्रीज ने सोशलिज्म को छोड़कर, प्लान्ड इकोनॉमी को छोड़कर कैपिटलिज्म के तरफ शिफ्ट किया, तो हम कौन खेत की मूली थे? तो हमें तो चाइना और रशिया से इंस्पिरेशन मिला ना, कि हमने तो रशिया को देखकर ही प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल को अपने यहाँ अडॉप्ट किया था। अब तो रशिया ही उसको फॉलो नहीं कर रहा था। मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट ला दिया। डेंग जियोपिंग का जो डिसीजन रहा, बहुत ही ब्रेव डिसीजन, जब वहां मौसितुंग की मौत हुई उसके बाद उन्होंने लिया ओपन डोर पॉलिसी जो 1978 में चाइना ने लाया। उससे आज चाइना का तकदीर खुल गया है। चाइना में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1978 में आ गया था, हमने 1991 में लाया। तो जब चाइना जैसे सोशलिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री, रशिया जैसे कम्युनिस्ट कंट्री, जब जो कि कैपिटलिज्म के दुश्मन थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के, उन्होंने इनके फायदे को देखकर इनको इम्प्लीमेंट किया, तो हम फिर किस खित के मूले हैं? हम तो इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे इनसे इंस्पायर होकर। तो ये पॉइंट है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, अब देखिए 1991 के टाइम में जब इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया, तो उस समय कोल्ड वॉर में कैपिटलिज्म की जीत हुई। इससे ये पता चल गया था कि सोशलिज्म का कोई फ्यूचर तो है नहीं। अगर हमें डेवलप करना है तो हमें कैपिटलिस्ट मॉडल को ही अपनाना पड़ेगा, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब ही होता है कैपिटलिज्म के तरफ शिफ्ट होना, राइट। कैपिटलिज्म के तरफ शिफ्ट होना, सिंपल से भाषा में आप यही समझिए, ठीक है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, तो ये सब चीजें आपको उसमें लिखनी है। और भी आप अगर बहुत ज्यादा खुश हों तो ये सब के बारे में लिख दीजिए, जो बेसिक एलिमेंट्स है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। और भी अगर आप हैप्पी हो तो इसके इम्पैक्ट क्या क्या हुए आप वो लिखिए। वैसे इसका एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा खुश नहीं होना है। क्रिटिसिज्म भी आप लिखिए ही लिखिए, क्रिटिसिज्म लिखने से सही ही होता है, क्रिटिकली एग्जामिन कर ही दीजिए, सही है। अब यहाँ पर हम दोबारा से क्वेश्चंस पर आते हैं। फिर उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ द स्टेट आफ्टर एडॉप्शन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो स्टेट का रोल जो कम हुआ, क्योंकि न्यू लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पर ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया था, रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, है ना। तो पहले जो स्टेट हुआ करता था वह रेगुलेटर हुआ करता था, अब स्टेट एक तरह से फैसिलिटेटर हो गया। ओके, सब जो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वे कंट्रोल करने लगे। तो ये सब चीजें भी हैं वहाँ नोट्स में। अब एक चीज यहाँ, दिस इज फॉर ओनली ड्यू स्टूडेंट्स, आप देखिएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर नोट्स लिखने, शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन में, मैंने सभी क्वेश्चन में देखा, 3 साल 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखा कि ये आ रहा है। ये भी आपका लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स टॉपिक का ही एक तरह से सब पार्ट है। मैंने इसके बारे में अपने नोट्स में मेंशन भी किया है, बट मैंने शॉर्ट नोट्स लिखने इतना मेंशन नहीं किया, मैंने इसको 5-7 लाइन में एक्सप्लेन किया है बस अपने नोट्स में। अब ऐसा क्वेश्चन बाकी किसी कॉलेज वॉलेज में नहीं आएगा, चिंता नहीं करना है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मैं विनती करूंगा कि आप ये जो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन है, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दृष्टि आईएएस का एक आर्टिकल था, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको आप वहां से एक्सेस कीजिए और एक नोट्स बना लीजिए, 1.5-2 पेज का, 2-2.5 पेज का बना लीजिए, आपको उसको लिखने में आसानी होगी। मान लीजिए वैसे तो 5 क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लेंगे, इसकी जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से। वैसे आपको 4 ही सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी मैंने ड्यू के क्वेश्चन देखे सब में लिखा हुआ था आंसर एनी 4, राइट। तो आप बना लेंगे, बट भाई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं समझ में आए एट द टाइम, तो उसके लिए तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैव बीन द सेंट्रल टेनेट्स ऑफ द इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी? डू यू थिंक दैट देयर हैव बीन डिपार्चर्स फ्रॉम दीज टेनेट्स इन लास्ट 2 डिकेड्स? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले स्टेट एंड प्लानिंग जो टॉपिक है उसमें से लिखना है कि किस तरह से हमने सोशलिस्ट मॉडल ये सब को स्टार्टिंग में अपनाया था, है ना। और उसके बाद किस तरह से हमने
2 डिकेड पहले मतलब 1991, इस तरह से पूछना चाहिए उसको। अब तो 3 डिकेड के आसपास हो गए हैं, बट 2 डिकेड 2.5 डिकेड ऐसे ही लिखता है, 2 डिकेड के आसपास में, मतलब डिकेड मतलब 10 साल का पीरियड, 20 साल के पीछे। फिर आपको ये बता देना है कि 1991 में किस तरह से बदलाव किए गए। पहले प्राइवेटाइजेशन नहीं था, नेशनलाइजेशन हो रहा था चीज़ों का इंदिरा गांधी के समय। लेकिन अभी जो है सभी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है 1991 के बाद। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है इस यूनिट में। आपको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को अच्छे से पढ़ना है, उसके कॉजेस को पढ़ना है, फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। आपके उसके फीचर्स को पढ़ना है, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो दी गई हैं नोट्स में, और इसका इम्पैक्ट, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुए, आपको दोनों को देखना है। तो इतना आप कर लेंगे तो आप क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद ये यूनिट पे हम आ जाते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन, द इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। तो ये यूनिट इजी है, ये यूनिट थोड़ा टफ लगता है, पर मैंने बहुत अच्छे से सभी पॉइंट्स को कवर किया है, नोट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ आप देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर इन इंडिया। अब अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, उस पर किस तरह से ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के क्लासिफिकेशन को लिखना पड़ेगा। लेट मी शो यू in the notes that how many type of unorganized labor are there, right? ये तो शॉर्ट नोट्स में आएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी पर लिखना है आपको, तो बहुत सारा कंटेंट है मिक्स्ड इकोनॉमी पर। अगर शॉर्ट नोट्स अगर आपको लिखने के लिए आएंगे तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका था, है ना। फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, character the characteristics, objectives of privatization, advantages of privatization, organized and unorganized labor। तो यहाँ पे सभी चीजें दी हुई हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर पर और ऑर्गेनाइज्ड लेबर पर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि सबसे पहला बात, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर कितने तरह के होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इतने सारे टाइप के अनऑर्गेनाइज्ड लेबर इंडिया में है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस कैटेगरी। और उसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट रहा प्राइवेटाइजेशन का या ग्लोबलाइजेशन का। बोथ आर इंटरकनेक्टेड, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो क्वेश्चन पूछे इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, सब एक ही है ना, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। तो ये सब चीजें आपको लिख देनी है इसमें। फिर से हम अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज इंटेंसिफाइड द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर इन इंडिया। डू यू अग्री विथ दिस स्टेटमेंट, गिव रीजंस। तो हाँ भाई, हम अग्री करते हैं। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया, जो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जो है अधिक से अधिक हमारे यहाँ आने लगे, क्योंकि रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा हुए, है ना। और रोजगार के अवसर बहुत सारे आए, तो उसके बाद आप देखिएगा कि अनऑर्गेनाइज जो लेबर है उनकी भी संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो आपको इस तरह से इसको भी आंसर करना है, जस्टिफाई करना है, ओके। तो ये क्वेश्चन में भी कंटेंट काम भर है, बट अगर इसको लिखने में समस्या हो तो बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, आप उसको छोड़ सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, बट हमारे स्टूडेंट अभी सोच नहीं पाते। अभी उनको सब चीज बना बनाया पका पकाया चाहिए, बस उसको वे रटेंगे, जाकर एग्जाम देंगे in most of the cases, right? But there are also some of the brilliant student, I do not deny this fact, right? So yeah, the interest of labor are not being adequately addressed in the emerging development policies, evaluate। यहाँ भी आपको लिखना है कि भाई impact of economic reforms on unorganized labor। और उसके बाद आपको बताना है कि भाई देखिए, अभी इमर्जिंग जो डेवलपमेंट पॉलिसी आई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के द्वारा, इसने लेबर के हितों को, मजदूर के हितों को सही से नहीं देखा। इसीलिए आप देखिए कि ये बुरे बुरे इम्पैक्ट हमारे लेबर क्लास पर है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर पर। तो यहाँ भी आपको इम्पैक्ट ही लिखना है, इम्पैक्ट ऑफ
ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन, मतलब इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आप एक तरह से बोल सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया, अन ऑन ऑन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर इन इंडिया। तो यही क्वेश्चन को एक अलग लैंग्वेज में यहाँ पे पूछने की कोशिश की गई है। फिर उसके बाद आउटलाइन द प्रिंसिपल कॉजेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये तो थोड़ा ब्लेंड करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाया गया, तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाया गया, एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो आपको वही सब चीजें लिख देनी है यहाँ पर भी, एंड हाईलाइट इट्स इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो वो भी बहुत अच्छे से नोट्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था एक बार। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके बारे में मैंने अभी आपको दिखाया, बहुत डिटेल में दिया गया है, तो आप उसको लिख सकते हैं। फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसके बारे में भी काफी नोट्स हैं। तो ये सब पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है जब आप इस टॉपिक को पढ़ें। मेनली आपको फोकस करना है इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, या कभी कभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी दे सकता है। ओके, इसीलिए आपको चिंता नहीं करना है, सेम आंसर होगा। अब यहाँ इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, तो न्यू मिडिल क्लास का जो लेक्चर है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप अगर सर्च कीजिएगा न्यू मिडिल क्लास बाय पढ़ो तो ऐसे, तो वो आपको मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले साल गलती की थी। यहाँ पे पूछ रहा है हाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज द क्लास स्ट्रक्चर इन इंडियन सोसाइटी। कुल मिलाकर पूछ रहा है कि किस प्रकार से न्यू मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ इंडिया में। 1991 में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद एक नया क्लास स्ट्रक्चर का उदय होता है जिसको हम न्यू मिडिल क्लास कहते हैं, और ये मिडिल क्लास से बहुत ही अलग है। मिडिल क्लास की अवधारणा हमारे भारत में जब 1835 के आसपास में जब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसके बाद जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ हो गए थे, कुछ अच्छा खासा करने वाले, उनको मिडिल क्लास की संज्ञा देते हैं, जो कि इंडिपेंडेंस में काफी ज्यादा एक अहम भूमिका निभाते हैं। आप देखिएगा जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं दे वर फ्रॉम द मिडिल क्लास, मोस्ट ऑफ देम, और थोड़े थोड़े तो थोड़ा एफ्लुएंट मिडिल क्लास से भी बिलोंग करते थे, थोड़ा मजबूत मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। तो यहाँ न्यू मिडिल क्लास का जो अवधारणा है ये 1991 के बाद हमें देखने को मिलता है, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। फिर उसके बाद इवेलुएट द रोल ऑफ न्यू मिडिल क्लास इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया। मतलब किस प्रकार से हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूती मिली है मिडिल क्लास के आने के बाद। तो ये भी मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ, ये वहाँ पे लिखा हुआ है। इस पर मेरा लेक्चर भी वैसे अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो न्यू मिडिल क्लास फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण, और किन किन कारणों से कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं न्यू मिडिल क्लास के। हाँ, अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या इम्पैक्ट रहा, तो अब साउंड वोटिंग हो गई। मिडिल क्लास जो है उसका मेन मुद्दा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एडुकेशन है, तो उसको जात पात से मतलब नहीं है, वो डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट देता है। जनसंख्या उनकी कम है, बाद में और बढ़ेंगे ऐसे लोग, आप लेक्चर को देखिएगा आपको समझ में आएगा। लिबरल डेमोक्रेसी का जो सपना है साकार हो रहा है, जो संघवाद का सपना है उसको धरातल पर हम देख सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, टॉलरेंट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ देखने को मिलती है, चेक ऑन पब्लिक पॉलिसीज, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब कुछ कुछ इन्फ्लुएंस है न्यू मिडिल क्लास का ऑन दी इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, राइट। और किस तरह से हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इंडिया में उसको मजबूती मिली है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और फिर से ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन मिडिल क्लास। यहाँ मिडिल क्लास पूछ रहा है तो न्यू मिडिल क्लास लिखना है, ठीक है। न्यू मिडिल क्लास अंडरस्टूड है क्योंकि इस पेपर में न्यू मिडिल क्लास को ही पढ़ना है। तो ये तो फीचर्स मैंने आपको दिखाया, वहां पे दिया है नोट्स में। एग्जामिन इट्स रोल इन फॉर्मुलेटिंग डेवलपमेंट। अब वही डेवलपमेंट में किस तरह से रोल अपना प्ले कर रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत मजबूत बना रहे हैं और टैक्सेस ये सब पे करते हैं, यही सब चीजें उसमें लिखनी है। नोट्स में दिया हुआ है, आपको वहां से लिखना है। फिर उसके बाद इमरजेंस ऑफ
द मिडिल क्लास। इसमें तो पूरा का पूरा स्कोप है, जितना लिख सकते हो नोट से सारे को कॉपी कर देना है। अगर शॉर्ट नोट्स अगर इस तरह से लिखने को आए तो ये प्रीवियस ईयर पूछा इस क्वेश्चन को। डू यू बिलीव दैट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव contributed to rise of the new middle class in India? Examine। तो हाँ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण ही न्यू मिडिल क्लास आया है। कॉजेस बिहाइंड द इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास जो मैंने वहां पे टॉपिक मेंशन किया है, हर एक पॉइंट में मैंने ये रेफरेंस जरूर दिया है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म ही कहीं ना कहीं उत्तरदायी है बिहाइंड द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, आप इसको आराम से कर लेंगे। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स में मैंने आपको पहले बताए हैं कि लैंड रिफॉर्म्स के क्वेश्चन में आपको पोस्ट लिबरलाइजेशन के लैंड रिफॉर्म्स लिखने होते हैं। लैंड रिफॉर्म्स बहुत सारे फेजेस में हुए इंडिया में, कोई एक लैंड रिफॉर्म का फेज नहीं है। सबसे पहले फेज नंबर 1 शुरू हुआ था आजादी के तुरंत बाद 1947 से, आप इसको 1991 मान सकते हैं, राइट। उसमें बीच में भी एक फेज और हम बांट सकते हैं, बट मेनली आप इतना समझिए काफी है आपके लिए। फिर फेज 2 हुआ लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर लिबरलाइजेशन, जिसमें डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है, लैंड पूलिंग है, ये सब सारी चीजें हैं। मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ। ये सब इंस्ट्रक्शन भी मैंने नोट्स में दे रखे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट, वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई लैंड रिफॉर्म्स इनटू 2 phases फ्रॉम 1947 टू 1991। दे इंक्लूड, अब 4 लैंड रिफॉर्म, ये सबको ही जानते हैं, ये हर एक जगह आपको नेट पर मिल जाएगा, ठीक है। अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, टेनेंसी रिफॉर्म, लैंड सीलिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स फ्रॉम 1991 टू प्रेजेंट, ये सेकंड फेज है। विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट लिबरलाइजेशन लैंड रिफॉर्म्स या पोस्ट एलपीजी लैंड रिफॉर्म्स। और ये पेपर में यही क्वेश्चन जो है मेनली पूछा जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं वे पोस्ट लिबरलाइजेशन वर्ड को देखते नहीं है और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला लिख कर आ जाते हैं और उनको सारा मार्क्स उनका काट दिया जाता है। पोस्ट लिबरलाइजेशन में जो लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं ये सब है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, फिर लैंड पुलिंग मेथड है, लैंड बैंक्स है, लैंड लीज है, ये सब। फिर क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इम्पैक्ट है, सारी चीजें यहाँ पे पूरे डिटेल में लिखी गई हैं इस नोट्स में, आप देख सकते हैं। तो लैंड रिफॉर्म से तो क्वेश्चन आएगा, तो एक बहुत ही सीधा का सादा क्वेश्चन है, इसको आराम से किया जा सकता है। यहाँ पे वही चीज है, आफ्टर लिबरलाइजेशन 1991 वाला लिखना है, यहाँ पे पहले वाला नहीं लिखना, राइट। अब वही है कि लैंड रिफॉर्म के बारे में लिखिए सिंस इंडिपेंडेंस। तो यहाँ आप दोनों फेज लिख दीजिए, दोनों फेज में जो जो लैंड रिफॉर्म हुए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 लाइन समझा दीजिए। और उसके बाद फिर एग्रेरियन स्ट्रक्चर पर इसके क्या इम्पैक्ट हुए आप इसको लिखिए। एग्रेरियन क्राइसिस जो आपका एक यूनिट पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है, एग्रेरियन क्राइसिस सिंस 1990s एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स। तो इससे भी ये क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड है, आप अगर वो मेरे नोट्स को देखिएगा, उसका लेक्चर भी अवेलेबल है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लैंड रिफॉर्म्स को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिससे एग्रेरियन स्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है। ये सब चीजें वहां पर लिखी गई हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कॉजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म, नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए 2 फेजेस में और इसके क्या इम्पैक्ट रहे अलग अलग स्ट्रक्चर पर, एग्रेरियन स्ट्रक्चर या भी तमाम और भी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, इससे तो क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, पर आएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, है ना, बहुत ही इजी। और ये भी पूरे डिटेल में मेरे नोट्स में मेंशन है। तो ये तो अब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन और इसके इम्पैक्ट पर एक डिबेट, कुल मिला के आपके पॉजिटिव और निगेटिव्स पूछ रहा है, क्रिटिसाइज करने बोल रहा है, एग्जामिन बोल रहा है, तो मतलब क्रिटिकली एग्जामिन बोल रहा है, पूरा नहीं लिखा है यहाँ, क्रिटिसिज्म देखने को मांग रहा है, क्वेश्चन की डिमांड ये है। फिर कॉजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके फीचर्स क्या है, उसके इम्पैक्ट्स, बस इतना चीज आप पढ़ लीजिए, आपके लिए काफी है वो, ठीक है। उसके बाद एग्रेरियन क्राइसिस सिंस 1990s एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि इस पर आएंगे, है ना। यहाँ पे थोड़ा ये सब क्वेश्चन बड़ा इजी है, ये सब नोट्स में दिया हुआ है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी ऑन एग्रेरियन सेक्टर इन इंडिया, हाउ एग्रेरियन
क्राइसिस कैन बी सॉल्व डिस्कस। तो सारा चीज, सारा सॉल्यूशन, ये सब सारा चीज नोट्स में मेंशन किया गया है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर होना चाहिए, हाउ हैज द प्लानिंग प्रोसेस ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स डिस्कस। तो ये सब भी चीजें वहां पर दी गई हैं, प्लानिंग प्रोसेस किस तरह से यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ ग्रोइंग फार्मर्स अनरेस्ट इन कंटेम्प्ररी इंडिया। यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट पूछने की कोशिश कर रहा है थोड़ा सा। व्हाट इज योर व्यू द मेन रीजन फॉर द सेम। तो मेन रीजन जो पूछ रहा है उसमें आपको लिखना है कॉजेस बिहाइंड द एग्रेरियन क्राइसिस, सेकेंड पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट में आपको पीजेंट मूवमेंट के बारे में डिस्कस करना है, जो राकेश टिकैत के फादर ने 1970 में इनिशिएट किया था। और अभी राकेश टिकैत और ये जो लोगों ने किया यहाँ पे, जो न्यू फार्मर्स मूवमेंट जो हमारे यहाँ देखने को मिला दिल्ली में, लास्ट में फार्मर्स की जीत हुई, 3 जो बिल्स हैं उसको सरकार ने रिपील करने का पूरी तरह से खाका तैयार कर लिया, शीत सत्र में उसको रिपील कर लिया जाएगा। तो ये सब चीजें पूछ रहा है, ये करंट से थोड़ा कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो आपको शुरू करना है 1970s के आसपास से, कंटेम्प्ररी इंडिया के बारे में फार्मर्स अनरेस्ट पूछ रहा है। आप थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता सकते हैं कि भाई ये पहले भी हो चुका है, सारा चीज नोट्स में है, ठीक है। यहाँ सोशल मूवमेंट्स, अब सोशल मूवमेंट्स में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि सोशल मूवमेंट क्या है, अप्रोचेस क्या है, पर नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। आप ये नहीं कह पाओगे कि हमें तो अप्रोचेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि जब सोशल मूवमेंट्स पूरा का पूरा यूनिट है तो आप बिना अप्रोचेस पढ़े, बिना उसका मीनिंग जाने डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स में कैसे मूव कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक चीज मैं यहाँ और गौर कराना चाहूंगा आप सबको कि आप ये यूनिट 4 को काफी अधिक महत्व दे रहे हैं। ये जो सोशल मूवमेंट्स का जो यूनिट है उसको देखिए, इसको इतना ज्यादा महत्व मत दीजिए। पहला जो स्टार्टिंग का जितना भी मैंने आपको टॉपिक कवर किया, आप उसको अच्छे से करके जाइए। मैंने जब इस पेपर को दिया था, या फिर मेरे छोटे भाई ने भी दिया था, तो उसने तो ये पूरा का पूरा सोशल मूवमेंट छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं पढ़ा था। बस उसको मॉविश चैलेंज के बारे में पता था और उसको कुछ पता नहीं था इस पेपर के, इस यूनिट के बारे में। उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसने 5 क्वेश्चन बना लिए, 5 क्वेश्चन भी बना लिए जो पेपर में बनाने थे, अच्छे मार्क्स भी आए। आप देखिए ना, इतने सारे टॉपिक्स में मात्र 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इस पर इतना ज्यादा क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप इससे अच्छा इन क्वेश्चन पे कमांड कर लीजिए, इन टॉपिक्स पे कमांड कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस फिक्स हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सोशल मूवमेंट और अप्रोचेस को पढ़ लीजिए। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मॉविश चैलेंज के बारे में पढ़ लीजिए, जिसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपको पूछा जा सकता है। सोशल मूवमेंट्स ये तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, इसको पढ़ ही लीजिएगा। ओके, उसके बाद कॉजेस टाइप्स। अब यहाँ ट्राइबल मूवमेंट्स, तो मैं तो बोलूंगा ना कि इतना जो आप मूवमेंट्स कीजिएगा, ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट, विमेन मूवमेंट, दलित मूवमेंट और इन्वायरमेंटल मूवमेंट, पेपर 2 वाले बच्चों को करना है, टाइप 2 वाले को, जो एक और सिलेबस था डीपीएसएम का, मैंने स्टार्टिंग में शो किया था। तो भाई कोई 2 करके जाइए, सब करके जाने से कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से आपको दलित मूवमेंट करके जाना चाहिए, पीजेंट मूवमेंट करके जाना चाहिए, और आपको इन्वायरमेंटल मूवमेंट करके जाना चाहिए जिनके पेपर में है। और न्यू सोशल मूवमेंट जिनके सिलेबस में है, जो जो एक अलग सिलेबस था टीपीएसएम का, न्यू सोशल मूवमेंट तो एकदम करके जाइए, क्योंकि पूछ सकता है कि ओल्ड सोशल मूवमेंट और न्यू सोशल मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। मेनली न्यू सोशल मूवमेंट जिसमें कोई क्लास से मूवमेंट्स रिलेटेड नहीं है, जैसे इन्वायरमेंटल मूवमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट। अब इन्वायरमेंटल मूवमेंट से सिर्फ क्या पीजेंट को घाटा है, सिर्फ विमेन को घाटा है, सिर्फ दलित को घाटा है, सिर्फ ट्राइबल को घाटा है? नहीं, पूरे ह्यूमैनिटी को इससे खतरा है, पूरे मानवता को इससे खतरा है। इन्वायरमेंट में अगर डिग्रेडेशन होगा तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है ये एक तरह के न्यू सोशल मूवमेंट्स है। इसका मतलब इसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे समाज में आएगा। ऐसा नहीं कि किसी एक तबके, किसी एक वर्ग का इसमें आपका पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा एट द लार्ज अमाउंट ना, ऐसा नहीं होगा। सभी लोग इसके खिलाफ आगे आएंगे। जैसे दिल्ली में प्रदूषण की भी समस्या है, एक रिक्शा वाला और एक कार वाला दोनों इससे परेशान है। तो न्यू सोशल मूवमेंट्स
ये और इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्लास को जो है ट्रांसेंड कर देता है और ऊपर उठ जाता है उससे। बहुत सारी चीजें हैं, नोट्स में मेंशन है, बट ड्यू के स्टूडेंट्स को नहीं करना इसको, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या माओइस्ट चैलेंज में कॉजेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, इसको जरूर करके जाइए। सिविल राइट मूवमेंट्स भी आप कर ही लीजिए, सिविल राइट्स जो मूवमेंट हैं उनको भी आप कर लीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट्स में अपने योगदान को दिया है, कौन कौन से मूवमेंट्स रहे हैं, उस चीज को कर लीजिए। और उसके बाद सिविल राइट्स, देखिए सिविल राइट मूवमेंट्स का काफी बड़ा योगदान रहा कुछ इंडिया में सिविल राइट्स को लीगलाइज करने में। ये सिविल राइट्स को लीगल स्टेटस नहीं था, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में, पर ऐसा कोई कानून नहीं था जिससे हम इंफॉर्मेशन सरकार से मांग पाते। तो जो आरटीआई एक्ट आया 2005 में, ये सिविल राइट्स मूवमेंट का ही देन है। सिविल राइट्स मूवमेंट राजस्थान में जिसकी शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने डिमांड किया था आरटीआई का, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, और राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे पास आया। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, दिस इज अ काइंड ऑफ सिविल राइट, है ना। तो इसीलिए आरटीआई पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन डीयू ने पूछ रखा है। आप देखिएगा हर एक ईयर में कोई ना क्वेश्चन डीयू ने पूछ रखा है। राइट टू इंफॉर्मेशन आप यहाँ देखिए, आप जहां देखिएगा आपको राइट टू इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक तरह से सिविल राइट है। तो और इसके लिए सिविल राइट मूवमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। बाकी यूनिवर्सिटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इतना डीप। टीचर वही है ना कि टीचर ने ऐसी क्वेश्चन दे दिया, उसको पता है कि सिविल राइट मूवमेंट से ऐसा ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, ऐसा ऐसा आउटपुट आया इससे, तो उसने उसी को डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया। फिर यहाँ पे राइट टू वर्क, राइट टू वर्क भी जो है हमारे डीपीएसपी में मेंशन किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। पर फिर से इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं था। लेकिन सिविल राइट मूवमेंट्स के द्वारा क्या किया गया कि राइट टू वर्क को एक लीगल स्टेटस दिलाया गया। और मनरेगा, जो मनरेगा है उसको लाया गया। तो मनरेगा पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शॉर्ट नोट्स। आप ये नहीं कह पाएंगे आप डीयू में कि अरे भाई मनरेगा तो हमें पढ़ना ही नहीं था। मनरेगा तो सेमेस्टर 4 में था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर आपको याद हो तो राइट टू वर्क में आपको मनरेगा आ जाएगा। मतलब सिविल राइट, ये भी तो सिविल राइट मूवमेंट के कारण हमें मिला। राइट टू एडुकेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी बनाया गया, पहले डीपीएससी एसपी का पार्ट था। बट राइट टू एडुकेशन पर कोई कानून नहीं था। लेकिन राइट टू एडुकेशन एक्ट 2008 में पास किया गया मनमोहन सिंह के सरकार में। तो ये भी सिविल राइट मूवमेंट का ही देन है कि राइट टू एडुकेशन हमें प्राप्त हुआ। फिर राइट टू फूड, राइट टू फूड जो है वो भी हमें प्राप्त हुआ, है ना। राइट टू फूड, आपका जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लाया गया, राइट टू फूड उसने दिया। तो ये सब सिविल राइट मूवमेंट्स के द्वारा ही ये तमाम राइट्स जो पहले हमारे पास लीगली अवेलेबल नहीं थे, मतलब जस्टिसिएबल नहीं थे, हम कोर्ट नहीं जा सकते थे इनको लेकर, आज जस्टिसिएबल बनाए गए हमारे लिए। तो ये सिविल राइट मूवमेंट्स का ही देन है। तो आउटपुट पर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है, बट ये जो है ये कहीं मेंशन नहीं किया गया आपके सिलेबस में। अब आप सोचिएगा दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बट दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट दिस इज नॉट explicitly written in your syllabus. This is implicit, this is inherent in that topic. और मेरे ख्याल से डीयू में भी, डीयू में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी तमाम डीयू को छोड़कर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स के लिए मैं आपको बोलूंगा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री नोट्स भी अटैच कर दिए हैं। सेमेस्टर 4 में मैंने सभी टॉपिक्स को पढ़ाया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मनरेगा, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, तो ये सब सारे टॉपिक्स हैं। आप यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको याद हो जो पेपर था उसमें ये सब चीजें पढ़नी थी, लास्ट यूनिट में सिटीजन चार्टर पढ़ना था हमें, ये सब चीजें थी सेमेस्टर 4 में। ई गवर्नेंस था, तो ये सब चीजें थी। तो मैंने वहीं से नोट्स को मर्ज कर दिया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको अभी ले सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। और एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग एक्ट आया था, है ना,
उसको थोड़ा देख लीजिएगा, फॉरेस्ट ड्वेलिंग एक्ट 2006 का। और एक आप लैंड एक्विजिशन एक्ट देख लीजिएगा 2013 का, इसके बारे में भी मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया है, बट डीयू में कभी कभी इस पर शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ये सब सब डीयू के लिए ही इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, आप एकदम चिल कीजिए। आपके प्रोफेसर्स अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के देंगे क्वेश्चन, आपको ये सब क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। डीओ वाले की किस्मत खराब है, क्या कर सकते हैं, उनको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। And in most of the time they are not prepared for those questions, because they don't know that these questions also exist in our syllabus, because they are not explicitly mentioned in the syllabus, so therefore they get confused. तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपको कहाँ मेरे नोट्स में फोकस करना है, अगर आप नोट्स नहीं भी परचेस करते हैं, परचेस कीजिएगा तब तो बहुत अच्छी बात है ना। और सभी पर मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने न्यू मिडिल क्लास पर वीडियो बनाया था, 1000 व्यू है अभी तक। 1000 व्यू पर पता है 3 महीने में मुझे 57 रुपए मिले हैं। मतलब 3 महीने में 57 रुपए। ये डीएससी पेपर हर एक जो यूनिवर्सिटी है सब में अलग अलग होते हैं, तो व्यूज जाएंगे नहीं। तो इतना मैं मूल्यवान समय जो है वो सारा सिलेबस कंप्लीट करके मैं अपना इसमें 100 घंटा थोड़ी खर्च करूंगा, और आउटपुट क्या होगा मेरा? 200 रुपए पूरे से, वो भी शायद नहीं, शायद 500 भी नहीं। तो ये थोड़ी चीजें हैं, हमें ये थोड़ा ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगला बार मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट के और क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के, और ह्यूमन राइट्स इन कॉम्पेरेटिव पर्सपेक्टिव के भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा। एंड बिलीव मी, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उससे बाहर तो क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में नहीं आएंगे। Those paper are very easy, and you can fetch the more marks in those paper. You just have to write good quotations, you just have to write good answers in your answer paper, in your answer sheet, and believe me that you are going to get very good marks in Indian political thought and classical political philosophy. And one more thing I want to add here, the development process and social movements in contemporary India is also that kind of paper in which you can fetch the good marks. Actually, if you will write the good answers, you can score the highest marks, even more than the Indian political thought and CPP. So therefore, I would request you that you just have to focus on some of the topics. If you are focusing well, and if you are writing good answers in your answer sheet, believe me that you are going to get good marks in that paper. But on the other hand, this is also a very confusing paper because the notes are not available very easily. The professors are not good. Actually, there is the blend of political science as well as economics in this paper. So therefore, the student get confused, and they lack in this paper. And in most of the time, many of the students, they also get a back in this paper. So you just have to keep these things in your mind. I hope that you liked my video. Please share to your friends, as well as I also request kindly comment anything if you like this video, or any suggestion whatever you want to give, right? Just comment on this video, because this will increase the engagement, right? And when the engagement of a video would be increased, this will reach to the more audience. So therefore I request you the same. Thank you so much. Have a nice day. So we are going to meet with another video on important question.